Welcome dear students. This is Adil Hassan here. Welcome to our channel. In the last lecture we have completed chapter 1 of irrigation engineering, and today we will start with the chapter 2 of irrigation engineering. Before that, if you haven't already subscribed to our channel, then make sure you hit the subscribe button, and please do share these videos with the students who are in the search of such quality content. Okay, so let us start with the chapter 2, which is water logging and quality of irrigation water. All right. So let us first see what is waterlogging. We can understand waterlogging best with the help of these three cases which I have taken here. This is the case first, case second, and case third. In the first case, let us see if this is the ground surface and this is the plant. And this is the root zone of this plant. यहाँ पे इसके रूट्स अवेलेबल हैं इस प्लांट के, ठीक, बिलो द ग्राउंड सरफेस. ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक. नाउ in the case first where you see, if you see here the groundwater table, it is far below the root zone of the plant. So if the groundwater table is below, it is not intercepting the root zone area of the plant, then we can say it is not the case of waterlogging. So यहाँ पे waterlogging नहीं हो रही है. Okay, now coming to the case second, this is the ground surface. All right, and this is the root zone. These are the roots of this plant. And now as you can see the groundwater table, it has intercepted partially the root zone. यानी जो रूट्स है वो हाफ ऑफ द रूट्स जो है वो पानी के अंदर चले गए हैं, ये सबमर्ज है पानी के अंदर. सो वी कैन से दिस इज द केस ऑफ वाटर लॉगिंग. ठीक है, ये वाटर लॉगिंग का केस है यहाँ पे. नाउ कमिंग टू द केस थर्ड, ये ग्राउंड सरफेस है. ओके, सो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस प्लांट. ये यहाँ पे रूट्स हैं इसके, ठीक है. नाउ what has happened, the groundwater table it has gone beyond the ground surface also. ये ग्राउंड सरफेस के ऊपर से चला गया है, मतलब ग्राउंड सरफेस के ऊपर भी अब पानी है. तो पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड सरफेस इज आल्सो सबमर्ज्ड along with the रूट्स तो है ही, बट ये जो प्लांट का ग्राउंड सरफेस के ऊपर जो पार्ट है ये भी तो इसका कुछ हिस्सा पानी के अंदर चला गया है. देन we can say this is definitely a case of waterlogging. So I think आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि वाटर लॉगिंग हम इसको कहते हैं और कब वाटर लॉगिंग का केस होता है. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन. लेट अस डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ दिस वाटर लॉगिंग. An area is said to be waterlogged if the productivity of land gets reduced due to high water table. वही जो हमने इससे पहले डिस्कस किया, जब वाटर टेबल रूट जोन से ऊपर चला जाता है जिसकी वजह से जो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं वो वाटर लॉग्ड एरिया है. ठीक है, एंड दिस मेक्स द सॉइल इल एरिएटेड. इसकी वजह से जो सॉइल है वो इल एरिएट हो जाती है. इल एरिएट यानी कि उसमें हवा की कमी हो जाती है, बिकॉज ऑल द सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, तो हवा को अंदर जाने का कोई मौका ही नहीं मिलता है. And ultimately which reduces the yield of the crops. That's why it is called as ill aerated. Next, waterlogging is said to be caused even if the root zone of the crop is submerged. जो मैंने इससे पहले ही बोला आपको, अगर ये तो है ही केस वाटरलॉगिंग का, बिकॉज प्लांट भी खुद कवर हो जाता है पानी के अंदर,
ये तो है ही, बट वी से दैट दिस केस इज आल्सो द केस ऑफ वाटर लॉगिंग, बिकॉज जब पार्शियल या फुल्ली सबमर्ज्ड हो जाते हैं प्लांट के रूट्स विद इन द ग्राउंड, विद इन द वाटर टेबल, दैट इज आल्सो द केस ऑफ वाटर लॉगिंग. नाउ what are the causes of waterlogging? The first cause is that it is due to over and intensive irrigation. जब हम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बार बार पानी को सप्लाई करते हैं, इरिगेशन वाटर को सप्लाई करते हैं किसी फील्ड में, तो वहाँ पे इंटेंसिव इरिगेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाती है. ठीक है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सीपेज एंड रन ऑफ फ्रॉम हायर एलिवेशन एंड कैनाल्स. अगर यहाँ से एक कैनाल जा रहा है, ठीक है, इसमें पानी जा रहा है, तो यहाँ पे कई फील्ड्स हैं, ये फील्ड्स हैं, ठीक है, दिस इज द फील्ड. तो इस कैनाल से क्या होता है, पानी सीप कर जाता है कंटिन्यूअसली. वो ज़्यादातर एलुवियल कैनाल्स में हो जाता है सीपिंग प्रॉब्लम. तो ये पानी कंटिन्यूअसली इस फील्ड को यहाँ पे इरिगेट करता रहता है, तो जिसकी वजह से इसको हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाता है और वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेसिव रेनफॉल. जब बारिश बहुत समय के लिए बरसती रहती है, 2 to 3 days के लिए कंटिन्यूअसली बारिश आती है, तो उससे भी सबमर्ज हो जाता है जो हमारे फील्ड्स है, तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाती है. दैट इज easily understood. The next point is submergence due to flood. जब फ्लड्स बाढ़ जब आता है, तो उस वक्त भी हमारे जो फील्ड्स है वो पानी के नीचे रहते हैं, वो सबमर्ज हो जाते हैं पानी से, तो वहाँ पे भी वहाँ उस केस में वाटर लॉगिंग होती है. नेक्स्ट इज इरेगुलर टोपोग्राफी और टेराइन. अगर टोपोग्राफी इरेगुलर हो, जैसे ये फील्ड है, इसमें कहीं पे डिप्रेशंस है ऐसे ऐसे, तो इससे क्या हो जाता है, उसे ये जो डिप्रेशंस है इनमें पानी भर जाता है. ठीक है, ये पानी भरने की वजह से वहां पे वाटर लॉगिंग हो जाती है. नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम्स, फॉर एग्जांपल रिवर. इनएडिक्वेट होना कि मतलब उनमें से भी कुछ सीपेज हो जाती है, या वो ऐसे हैं कि उनसे पानी कभी कभी ओवरफ्लो कर जाता है जो आपके फील्ड्स में जाता है, तो उसकी वजह से भी वाटर लॉगिंग हो जाती है. All right. Next, now coming to the effects of waterlogging. The first point is productivity of agricultural field reduces. So इसका क्या असर है आपके एग्रीकल्चरल फील्ड्स में, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, कम पैदावार आप हासिल कर सकते हैं द सेम फील्ड से जब वो वाटर लॉगिंग उसमें होती है. नेक्स्ट पॉइंट, इट मे लीड टू द स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस. इससे वाटर बॉर्न डिजीजेस पैदा हो जाती हैं, बिकॉज व्हेन कोई प्लॉट जो है, जो आपका फील्ड है, जब वो बहुत समय के लिए पानी में सबमर्ज रहता है, की वजह से बहुत सारी डिजीज का आउटब्रेक हो जाता है, जैसे डेंगू, कॉलरा एक्सेट्रा, ऐसी बीमारियां वहां पे उनका आउटब्रेक हो जाता है. इट कैन इंक्रीज साल्ट कंसंट्रेशन और सैलिनिटी ऑफ द सॉइल. सो इसकी वजह से हमें जो सॉइल है उसमें साल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है. ये जो साल्ट सॉइल में है इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट इज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो लेट अस डिस्कस व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ salts in the soil. The most common examples of injurious salts present in the soil are NaCl. NaCl है, Na2SO4 है, Na2CO3 है. ये जो साल्ट्स अगर प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, ये ज़्यादा इंजूरियस होते हैं. सो इनकी जो कंसंट्रेशन, उनके जो इल इफेक्ट्स जो होते हैं ज़मीन में, तो उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. द फिनोमिना of salts forming a thin crust on the surface after evaporation of water from the surface is called as efflorescence. ठीक है,
एफ्लोरेसेंस किसको बोलते हैं हम? जब साल्ट्स होते हैं प्रेजेंट पानी में, तो जब वो पानी सूख जाता है, इवापोरेशन हो जाती है उस पानी से, तो वहां पे एक रेजिड्यू लेफ्ट हो जाता है जो वाइट कलर का होता है मोस्टली। तो वो जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट वहां पे रह जाता है, उसी को हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। ठीक है, दैट थिन क्रस्ट दैट इज ओनली द वाइट प्रेसिपिटेट। नाउ NaCl, Na2SO4 आर कॉल्ड एज व्हाइट अल्कली। ये जो NaCl और Na2SO4 है, इनको हम व्हाइट अल्कली बोलते हैं। ठीक है, as they produce white efflorescence, because they produce white precipitate or simply white efflorescence. Na2CO3 is called as black alkali. इसको ब्लैक अल्कली बोलते हैं बिकॉज इट प्रोड्यूसेस ब्लैक एफ्लोरेसेंस। सो ये जो आपको ये याद रखना है आपको, NaCl Na2SO4 इनको व्हाइट अल्कली बोलते हैं, और ब्लैक अल्कली उस किसको बोलते हैं? Na2CO3 को। ठीक है, नाउ क्यों बोलते हैं इसको ब्लैक अल्कली? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस ब्लैक एफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट, व्हाइट अल्कली इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू ब्लैक अल्कली। जो व्हाइट अल्कलीज होते हैं जिनमें आता है NaCl Na2SO4, वो ज्यादा सॉल्युबल हो जाते हैं पानी में, वो जल्दी घुल जाते हैं पानी में, एज कंपेयर टू ब्लैक अल्कली। ब्लैक अल्कली जल्दी नहीं घुलता है पानी में। साल्ट अफेक्टेड सॉइल बिकम्स अनप्रोडक्टिव। जब साल्ट प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वो अनप्रोडक्टिव सॉइल फिर बन जाती है, एंड इज कॉल्ड एज सैलाइन सॉइल, और उसी को हम बोलते हैं फिर सैलाइन सॉइल। इफ साल्ट एफ्लोरेसेंस कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग पीरियड, thereby making soil highly unproductive। जब ये एफ्लोरेसेंस, सॉल्ट एफ्लोरेसेंस बहुत समय के लिए चलती रहती है, लॉन्ग पीरियड के लिए, thereby making the soil unproductive, जिसकी वजह से अनप्रोडक्टिव हो जाती है सॉइल, उस सॉइल को हम बोलते हैं फिर बंजर या फिर अशर सॉइल। ओके, सैलाइन सॉइल इज आल्सो कॉल्ड एज सोलांचक सॉइल। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है ये। सो द सैलाइन सॉइल इज आल्सो कॉल्ड एज सोलांचक सॉइल। नाउ, रिक्लेमेशन ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल। अगर हमें जो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल है, अब उसको अब हमें ठीक करना है, उसमें से साल्ट को बाहर निकालना है, तो उसके लिए हम कैसे क्या प्रोसेस करते हैं और कैसे करते हैं ये सब? सो इट इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। जो इसमें प्रोसेस यूज होती है उसको हम लीचिंग बोलते हैं। ठीक है, इन दिस प्रोसेस द लैंड इज फ्लडेड विद एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर। इसमें हम जो पीस ऑफ लैंड है, जिसमें जो जो सॉल्ट अफेक्टेड पीस ऑफ लैंड है, उसमें हम पानी की बरसात करते हैं। इसमें हम बहुत सारी पानी की क्वांटिटी सप्लाई करते हैं। फिर द salt present in the soil gets dissolved in this water, thereby removing salt from the top surface। बिकॉज जो वाइट एफ्लोरेसेंस है या जो ब्लैक एफ्लोरेसेंस है, वो डिजॉल्व हो जाते हैं इस बहुत सारे पानी की वजह से, इस बहुत सारे पानी के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं, और देयर फोर रिमूविंग द साल्ट फ्रॉम द टॉप सरफेस। जो टॉप सरफेस ऑफ द प्लॉट है, उसमें से जो साल्ट है वो निकल जाते हैं उस पानी के साथ ही। द प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल, यही प्रोसेस रिपीट किया जाता है वहां तब तक जब तक कि जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, द टॉप लेयर ऑफ द लैंड आर रिड्यूस्ड, द साल्ट्स इन द टॉप लेयर ऑफ द लैंड आर रिड्यूस्ड। जो साल्ट्स है वो उस जमीन के टॉप लेयर पे, उस प्लॉट के टॉप लेयर से कम हो जाते हैं, टू सच एक्सटेंट दैट सम इंफीरियर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। तब तक जब तक कि कुछ छोटे छोटे क्रॉप्स हम इसमें, इंफीरियर क्रॉप्स इसमें हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लीचिंग। और यही प्रोसेस जो हमने किया, जिसमें हमने फ्लड ऑफ वाटर सप्लाई किया इस प्लॉट ऑफ लैंड के लिए जो साल्ट अफेक्टेड था, फिर उसमें वो साल्ट हमने बाहर निकाले, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग। सिंस द ब्लैक अल्कली इज लेस सॉल्युबल, जो ब्लैक अल्कली है जिसमें आता है Na2CO3, वो लेस सॉल्युबल होता है पानी में,
वो जल्दी घुलता नहीं है पानी में, इट इज मोर हार्मफुल, तो ये ज्यादा हार्मफुल बन जाता है। एज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमूव, ये बहुत मुश्किल होता है रिमूव करना बाय दिस प्रोसेस ऑफ ब्लीचिंग। सो देयरफॉर टू रिमूव ब्लैक अल्कली, अगर हमें ब्लैक अल्कली को रिमूव करना है तो हम यहाँ पे जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, शुड बी एडेड टू द सॉइल और इन द लीचिंग वाटर। ठीक है, तो हम जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज जो ब्लैक अल्कलीज हैं ये आसानी से घुल नहीं जाते हैं पानी में। इन द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, इससे हम ये लीचिंग की प्रोसेस से हम इसको आसानी से रिमूव नहीं कर पाते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए, ब्लैक अल्कली को रिमूव करने के लिए हम जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। एंड द रिएक्शन इज एज, एक नोट है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। समटाइम्स द सॉइल मे बी एसिडिक, कभी कभी क्या होता है जो सॉइल होती है वो एसिडिक, थोड़ा उसका जो पीएच वैल्यू है लेस होता है, तो 7 से नीचे होता है, तो लिटिल बिट एसिडिक अगर हो जाती है सॉइल, देन इट कैन बी रिक्लेम्ड बाय यूज ऑफ बेसिक साल्ट सच एज लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डिसैलिनेटेड वाटर इज अचीव्ड बाय लीचिंग, डिसैलिनेशन बोलते हैं साल्ट्स को बाहर निकालना, तो वो बाहर कैसे निकालते हैं, उसी प्रोसेस को हम लीचिंग बोलते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। ऑल राइट, नाउ लीचिंग रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, तो हमने प्रोसेस तो पढ़ लिया, बट वो जो पानी हम सप्लाई कर रहे हैं वो कितना पानी सप्लाई करना है, कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। द एक्सेस वाटर रिक्वायर्ड to meet the leaching needs is expressed as a percentage of total irrigation water supplied to the soil as follows। तो ये हम परसेंटेज में हम एक्सप्रेस करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, द लीचिंग रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेनेड फॉर लीचिंग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन वाटर सप्लाइड मल्टीप्लाई बाय 100। इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको आप याद करेंगे, इसका ध्यान आप रखेंगे। कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आपने टोटल सप्लाई किया था पानी, उसमें से कितना वॉल्यूम जो लीचिंग के लिए इस्तेमाल हुआ, उन दोनों का रेशियो अगर करेंगे, इनटू करेंगे 100, तो आपको लीचिंग रिक्वायरमेंट मिलता है। सपोज यहाँ पे हम देखेंगे, अगर ये प्लॉट है सपोज, सो लेट अस सपोज दीज आर द लीचिंग ड्रेन, जब डिसैलिनेट होके बाहर निकलता है पानी सपोज, सो दिस इज द लीचिंग रिक्वायरमेंट एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज सप्लाइड टू द फील्ड इज 1000 मीटर क्यूब हम पानी सप्लाई कर रहे हैं। सो लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या बनेगा, लीचिंग रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू, so the volume which is drained for leaching, that is 300 meter cube divided by the total water supply is 1000 meter cube, मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो ये कितना निकल के आएगा, ये आएगा 30%। ओके, सो सिंपल इट इज। ऑल राइट, नाउ हमने बोला लीचिंग रिक्वायरमेंट होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेनेड फॉर लीचिंग डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन वाटर सप्लाइड। सो वॉल्यूम हम बोलते हैं एरिया मल्टीप्लाई, बिकॉज वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, और जो भी तीसरा डायमेंशन है अगर एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इज वॉल्यूम। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स दिस थिंग दैट ऑलवेज ट्राई टू फिगर आउट द यूनिट्स। ओके, जब आप यूनिट्स को ध्यान देंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस यूनिट की मदद से ही सॉल्व कर सकते हैं। सो वो हम देख लेंगे आगे लेक्चर्स में कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, और मैं आपको एक रियल एग्जांपल भी दूंगा। जो लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया हुआ था इरिगेशन इंजीनियरिंग में से ही, एक क्वेश्चन आया था JKSSB जेई सिविल जो एग्जाम हुआ था 2 नवंबर 2025 में, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था जो प्योरली यूनिट्स की मदद से सॉल्व हो रहा था, तो वैसा अप्रोच आपको सीखना पड़ेगा। सो नाउ लेट अस सी हियर लीचिंग रिक्वायरमेंट, ये अब वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया मल्टीप्लाइड बाय द डेप्थ ऑफ द ड्रेन वाटर ड्रेनेड फॉर लीचिंग। इसी तरह नीचे भी
एरिया ऑफ फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर सप्लाइड इनटू 100। नाउ एरिया और एरिया जो है ये कैंसिल हो जाते हैं आपस में, ठीक। तो बचा क्या, बचा डेप्थ ऑफ वाटर ड्रेनेड फॉर लीचिंग and divided by depth of irrigation water supplied into 100. All right, so it can be also written as depth of water drained can be written as depth of irrigation, total irrigation water supplied minus consumptive use of the crops divided by depth of the irrigation water into 100. Now कंजप्टिव यूज क्या है वो हम बाद में देख लेंगे, बट हम ऐसे लिखते हैं कि जो टोटल इरिगेशन वाटर है वो होता है जो कंजप्टिव यूज प्लस द डेप्थ ऑफ वाटर ड्रेनेड फॉर इरिगेशन, ठीक है, कंजप्टिव यूज प्लस डेप्थ ऑफ वाटर ड्रेनेड फॉर इरिगेशन, and depth of water drained for irrigation from this can be written as that will be the 2 di minus consumptive use cu. Okay, so वही हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हुआ है. Okay, and then if we give the denominator separately we get 1 minus cu by di into 100. So this is the important equation, you need to remember this. This is an important equation, try to remember this. Now leaching requirement, as we already said, it is the depth of irrigation water drained for leaching and divided by depth of irrigation water into 100. That also can be written as concentration of irrigation water, concentration of salts in irrigation water divided by concentration of salts in the water drained for leaching into 100. ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं. अगर एक लैंड है, अगर इसमें हम पानी सप्लाई कर रहे हैं सपोज, ठीक है, डी आई सपोज डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर सप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स कम होगी कि नहीं, बिकॉज इट्स अ प्योर वाटर. सो देन वी कैन से दैट दिस इरिगेशन वाटर डेप्थ इस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ salts in this irrigation water. Okay, that's why we have written this depth of drainage. इसकी जो कंसंट्रेशन वो यहाँ पे डिनोमिनेटर पे चली गई है. फॉर द सॉइल्स whose drained water joined the water table, जो पानी जो ड्रेन किया हुआ पानी है वो यहाँ से वाटर टेबल को इंटरसेप्ट किया हुआ है, ठीक है. एंड लीचिंग ड्रेन्स आर नॉट प्रेजेंट, लीचिंग ड्रेन्स भी प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्टली पानी सीप करके वाटर टेबल में चला जा रहा है. इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ फाइंड द साल्ट कंसंट्रेशन. तो यहाँ पे साल्ट कंसंट्रेशन फाइंड करने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज ये डायरेक्टली पानी वाटर टेबल में चला जाता है. तो हम कैसे करेंगे इसकी कंसंट्रेशन, साल्ट कंसंट्रेशन चेक. तो यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट काम आता है, जो हमें बोलता है कि अगर ये यहाँ पे प्लॉट है जिसमें हम लीचिंग करा रहे हैं और इसमें ये प्लांट्स है, सो ये जो सॉइल यहाँ पे है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकाल के रखो, ठीक है. जब आप इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकाल के रखेंगे तो इन द केस व्हेन द वाटर टेबल हैज व्हेन द लीचिंग ड्रेन्स आर नॉट प्रेजेंट एंड the drained water has joined the water table, then that time we say that electrical conductivity of the drained water is directly equal to 2 times the electrical conductivity of this soil, top soil. Okay, so अगर हम ये निकाल के रखते हैं तो हम बोल सकते हैं लीचिंग रिक्वायरमेंट उस वक्त ऐसे निकाल सकते हैं कि लीचिंग रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इरिगेशन वाटर डिवाइडेड बाय 2 times the electrical conductivity of the saturated soil into 100. Okay, so this is also an important equation. So next, it is the quality of irrigation water. इरिगेशन वाटर की जो क्वालिटी वो कैसी होनी चाहिए, उसके कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए इस इरिगेशन वाटर की, एंड दीज आर ऑल एज पर द IARI. So the first point is that the pH of the water. The pH of the water should be between 6.5 to 8.4. जो टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स इस पानी में होने चाहिए वो 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए.
And IARI gives one more recommendation about sodium absorption rate. So what is sodium absorption rate? Let us discuss. Sodium absorption rate. So sodium absorption rate, it represents the relative proportion of sodium ions. ठीक है, इनकी proportion क्या है इसमें इरिगेशन वाटर में, तो ये हम किस से रिलेट करते हैं? सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट से. सो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट, इफ वी सी, इट इज mathematically represented as like this. So it is the concentration of sodium ions divided by under root of concentration of Ca यानी कि कैल्शियम आयंस प्लस मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनती है. इसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं और इसका जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल बन जाता है. सो ये जो कंसंट्रेशन इनकी होती है, ये किस में हम लेते हैं? मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर. सो हाउ टू फाइंड आउट this milligram equivalent per liter of Na positive, that will be equal to the given amount of Na positive, that is milligram per liter of Na positive divided by equivalent mass. So equivalent mass हम कैसे निकालते हैं? equivalent mass होता है, ये बराबर होता है molecular mass divided by valency. So molecular mass of Na positive कितना होता है? 23 डिवाइड बाई, सो इसकी वैलेंसी क्या है? 1. सो टोटली इक्विवेलेंट मास कितना आएगा? 23 ग्राम्स. सो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 23 ग्राम्स. सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट फॉर Ca2 प्लस एंड Mg2 प्लस. नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेबल फ्रॉम विच लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड सो फार. तो इसको सिंपली आप याद रखेंगे. अगर वैल्यू ऑफ SAR 0 to 10 होगा तो इसको बोलते हैं S1 यानी कि लो सोडियम वाटर, और 10 से 18 के बीच में होगा सो देन S2, उसको बोलते हैं मीडियम. इस तरह अगर 18 to 26 होगा तो S3 यानी कि हाई सोडियम, एंड ग्रेटर देन 26 देन वेरी हाई सोडियम वाटर. सो एज पर IARI यही बेस्ट होता है. और ये जो है ये S4 जो है ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, नॉट यूज्ड फॉर इरिगेशन. एंड S2 एंड S3, this S2 and S3 they can be used but along with leaching. So यहाँ पे यही लिखा हुआ है S1 best suited for irrigation water, S4 not used for irrigation, S2 S3 can be used for irrigation but along with leaching. The next point as per IRI for the quality of irrigation water is that electrical conductivity of irrigation water. This is also very important. Now electrical conductivity हम कहाँ किससे फाइंड आउट करते हैं? हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी टेस्ट इसके लिए करते हैं और वो टेस्ट 25 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं. Now electrical conductivity, it is directly proportional to mobility of ions and directly proportional to temperature, because electrical conductivity बढ़ जाती है जब टेम्परेचर बढ़ेगा. तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी वजह से जो आयन्स है वो भी उनकी मोबिलिटी भी बढ़ जाएगी. ठीक. नाउ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये याद रखना है, इसका जो यूनिट है माइक्रो मो पर सेंटीमीटर, ये ध्यान में रखना है. माइक्रोमो पर सेंटीमीटर में अगर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करते हैं. जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर लेस आर इक्वल टू 250 होगा तो उसको हम बोलते हैं C1 यानी कि लो कंडक्टिविटी वाटर. इसी तरह अगर 250 250 से 750 के बीच में होगा सो देन वी कॉल्ड इट एज मीडियम, एंड देन 750 to 2250 देन हाई, एंड ग्रेटर देन 2250 देन वेरी हाई कंडक्टिविटी वाटर. And as per IARI, best suited for irrigation water is C1 S1. C1 means low conductivity and S1 means low sodium. ठीक है. And worst is C4 S4. Then is boron concentration. Next recommendation from IARI, boron concentration, it shall not be more than 2 milligram per liter. And boron, we know it is majorly present in soaps and detergents, right? And it is very corrosive for the or very toxic for the plants, for the plant tissue.
ओके, ये इस प्लांट टिश्यू को खा जाता है, ठीक, ये बोरान। सो एज पर IARI इट शुड नॉट बी मोर देन 2 मिलीग्राम पर लीटर। ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए कुछ यहाँ पे एक इक्वेशन है जिससे हमें ऑब्जेक्टिव करने में काफी आसानी हो सकती है। सो दिस इज टू फाइंड आउट द साल्ट कंसंट्रेशन इन सॉइल्स। जब हमें सी दिया गया हो और डिस्चार्ज दिया गया हो, सी यानी कि कंसंट्रेशन, ओके, और इफेक्टिव रेनफॉल भी पता हो और कंजप्टिव यूज भी पता हो, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं देन वी कैन फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स इन द सॉइल। सी एस इज इक्वल टू सी इंटू क्यू डिवाइड बाई क्यू माइनस सी यू दैट्स कंजप्टिव यूज प्लस पी इफेक्टिव दैट इज द इफेक्टिव रेनफॉल or useful rainfall. So Q is the depth of water applied, C is the concentration of salt in the applied water में जो concentration of salt है, and P effective ये depth में होगा, okay, useful or effective rainfall, and CU conservative use of crops ये भी depth में ही होगा। then we can find out the concentration of salt in the soil using this equation। all right, now comes the important topic in this chapter, that is design of subsurface drainage systems। you have to concentrate here more, okay। पहले हमें ये पता होना चाहिए ये ड्रेनेज सिस्टम है क्या। ये ड्रेनेज सिस्टम वो है जो हमें लीचिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और जो मतलब वाटर लॉग्ड एरिया होता है उसमें कैसे हम पानी निकालते हैं उसके लिए हम ड्रेनेज का इस्तेमाल करते हैं, जो सब सरफेस होती है बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे ये ग्राउंड सरफेस यहाँ पे है, ठीक है, एंड दीज आर द ड्रेन्स विद इन द सरफेस, ओके। और नीचे ये कहीं पे रॉक प्रेजेंट है। इस एरिया में जो पानी है वो इन ड्रेन्स में ऐसे चला जाएगा, कोन ऑफ डिप्रेशन बनाएगा, ठीक है, जैसे हम इनफिल्ट्रेशन वेल्स में देखते हैं, ऐसे पानी ऐसे करके पास वाली जो ड्रेन्स है उनमें चला जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो आधा सपोज यहाँ पे ये ड्रेन है तो आधा पानी यहाँ से इधर जाएगा और यहाँ का आधा पानी इधर से जाएगा, तो हम बोलते हैं ये Q/2 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 Q/2, ओके। जो हाइट ऑफ वाटर टेबल फ्रॉम द डेटम है वो A है, ठीक है, फ्रॉम द डेटम, लेट अस सपोज दिस इज डेटम, ओके, एंड the highest or the maximum height of water table from the datum, let us say that is represented by B, okay, and center to center spacing between the tiles is S, small s, between the tile drainage is the center to center spacing between the tile drainage is small s, so that we can say that half of the between the two tiles the half can be represented as S/2, all right। So here we have defined one by one. Let S, this is not capital small s, this is capital S, okay। Let capital S represents the longitudinal slope of the soil। जो स्लोप ऑफ द लैंड है, सपोज ये स्लोप ऑफ द लैंड है जिसके नीचे हमने टाइल्स बिछाई हुई है, तो ये जो स्लोप है ये हम एस से दिखाएंगे, एंड स्मॉल एस जो है वो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन द ड्रेन्स है, और के जो है परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल है। स्मॉल क्यू डिस्चार्ज पासिंग कैपेसिटी पर यूनिट लेंथ, उसी को हम बोलते हैं ड्रेनेज कोएफिशिएंट भी। और ये क्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, इट इज डेप्थ ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर और मीटर, ठीक है ना, किसी भी यूनिट में, मतलब डेप्थ ऑफ वाटर टू बी रिमूव्ड इन 24 आवर्स फ्रॉम द ड्रेनेज एरिया। ड्रेनेज एरिया से एक दिन में या 24 आवर्स में कितना पानी इन टर्म्स ऑफ डेप्थ हम निकाल रहे हैं उसको क्यू से हम डिफाइन कर रहे हैं, बिकॉज these drains these are used to remove the water, or it is used for removing the salt affected water। And A already we have discussed it is the height of water table from datum, and B is the maximum height of water table from the datum। Now here in deriving the expressions there are some assumptions। So the first assumption is that the drain is designed, ये डिजाइन इस ऐसे किया होता है कि
it so that it can pass 1% of the annual average rainfall in 1 day. 1 day जो कि अभी हमने यहाँ पे बोला था 24 आवर्स। सो एक दिन में ये कम से कम 1% जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है पी बार, उसका 1% ये कम से कम एक दिन में निकाल सके। सो इस तरह से इस ड्रेन को डिजाइन किया जाता है। और एवरेज एनुअल रेनफॉल में इसको हम डिनोट करेंगे पी बार से। ठीक। नेक्स्ट, द ड्रेन इज एज्यूम्ड टू बी फुल एट मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन। ये एज्यूम किया जाता है कि द ड्रेन इज फुल। ओके, it is full till the to the top at the maximum discharge condition. Now we know that hydraulic radius r is equal to wetted area divided by wetted perimeter. You know this equation very well. So this is a by p. Now if the drain is circular with its diameter as capital D, then we can say that area is pi by 4 d square, right? And this wetted perimeter will be this circumference, right? So that is pi into d. So when we get the ratio, when we do the ratio, then we get the hydraulic radius as d by 4. Okay, all right. Now the third assumption is that फ्लो वेलोसिटी इज फाउंड आउट बाय मैनिंग्स फार्मूला। यहाँ पे मैनिंग्स इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है जिससे हमें वेलोसिटी मिलती है। तो वेलोसिटी की इक्वेशन एज पर मैनिंग्स हमें पता है, v इज इक्वल टू 1/n r पावर 2/3 s पावर 1/2। तो n यहाँ पे होता है मैनिंग्स कोएफिशिएंट, और जो s है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, और r जो है ये है हाइड्रोलिक रेडियस। ऑल राइट, दैट्स ऑल रिटन हियर। एंड द फोर्थ assumption is that the Darcy's law is valid. Darcy's law valid है, यानी कि Darcy's law बोलता है the soil is saturated, isotropic and homogeneous। ये आपको पता ही है। Then the two equations which here we use, वो इक्वेशन इसमें स्पेसिंग पहले हम फाइंड आउट करते हैं कैसे। स्मॉल s इज इक्वल टू 4k डिवाइडेड बाई स्मॉल q b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, ये है हुक्स इक्वेशन जिससे हम स्पेसिंग निकालते हैं। और फिर Q कैसे निकालते हैं, Q इज द डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, वो हमने पहले ही डिफाइन किया हुआ है कि 1% कम से कम जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है उसका 1 डे में ये पास कर सके ये ड्रेन। सो वही हमने लिखा है 1%। अगर हम डेसिमल में लिखेंगे वो होता है 0.01 पी बार एवरेज एनुअल रेनफॉल है, डिवाइडेड बाई बिकॉज वी आर हाँ हमने यहाँ पे बोला है 1 डे में, बट we'll keep the units in seconds, so we'll convert it into seconds. So 1 डे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मल्टीप्लाई बाई मिनट बनाने के लिए इंटू मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे, और फिर मिनट्स को सेकंड बनाने के लिए इंटू मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे। सो ये जो यूनिट है ये आएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है ना, बिकॉज ऊपर जो पी बार है वो डेप्थ में है, डिवाइडेड बाई नीचे हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया तो मीटर पर सेकंड में यूनिट आ गया। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एस से, अगर हम इस इक्वेशन को, ये जो है यहाँ पे लिखी हुई है, इसको अगर हम एस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई एस करेंगे, एस भी मीटर्स में होगा बिकॉज इट इज आल्सो स्पेसिंग, इट विल बी, इट इज लेंथ एक्चुअली। सो वी गेट क्यू। ओके, so here the unit of q will be it will be meter into meter divided by second, that is equal to meter square per second। ठीक है, नाउ हमने डिफाइन क्या किया था, एक्चुअल में यूनिट यही है। ठीक है, हमने डिफाइन क्या किया था q को, इट इज डिस्चार्ज। यहाँ पे हमने q को ऐसे डिफाइन किया हुआ था, डिस्चार्ज पासिंग कैपेसिटी पर यूनिट लेंथ। सो डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कि मीटर, डिस्चार्ज होता है जनरली मीटर क्यूब पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर। सो मीटर से मीटर वही बन गया वापस मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ऑल राइट, so here is one table you should remember. I'll not be explaining this table because you need to directly remember this table. This is classification of salt affected soils. So you directly remember this.
if you can remember, it's not that much important, but if you can remember, then it's good for you, because sometimes they may ask the question from this. So all right, that's all for this today's lecture. In this way we have completed the chapter second also, chapter second of this irrigation engineering, which was waterlogging and quality of irrigation water. So we have finally completed this chapter also. Hope you all enjoyed this session. If you found this content helpful, then please do hit the like button, and also share these videos to the students who need this content. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one.